हेलो स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में 3.1 3.2 करा दी है। ओके, लास्ट क्लास तक आपने ये एक्सरसाइज कर ली है। अब आपके सामने है 3.3 एक्सरसाइज। देखिए इस 3.3 एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है आपने जरूर पढ़ लिया होगा अब तक। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो मैं बता देता हूं सिंपली, रो चेंज टू द कॉलम कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊं आपके सामने, सपोज कर लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे रो को कॉलम में चेंज करना है। आई मीन टू से कि ये आपके सामने रो है, ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना देना है। अगली मैट्रिक्स जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे, यानी कि हम ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। कभी कभी ए के ऊपर ऐसे पावर टी लिख देगा तब भी वो ट्रांसपोज ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया? ये डैश जो है ये ट्रांसपोज को इंडिकेट करती है, और इसका मतलब रो में जो लिखा हुआ है उसे कॉलम बना दीजिए। यानी कि मैट्रिक्स जो बनेगी 1 और 2 कॉलम में लिखेंगे। फिर जो सेकंड रो है, सेकंड रो क्या है 3 और 4, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे, यानी कि 3 और 4 इस तरीके से लिख देंगे। ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और ये हो गया उसका ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए सिंपली आप रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखिए ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो मैंने बताया कि जैसे कि देखो ये 3 और 5 रो में है, फर्स्ट रो, तो इसको इसने ट्रांसपोज किया तो कॉलम बना दिया, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, और ये कंप्लीट डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है आपसे? कहता है ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एम इंटू एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम ऑफ ए, यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आपको समझ में आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पर निकालेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए को समझेंगे, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है? प्रॉपर्टीज मतलब कि सर्टेन रूल्स। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसे रूल्स, ऐसे सर्टेन रूल्स जो कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में लगेंगे। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहा है तो मैट्रिसेस के ही प्रॉपर्टीज, यानी मैट्रिसेस में ही यूज होने वाले रूल्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी उठाइए और वहां पर नियम लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए, लिखिए ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करा जाए तो आंसर ए आता है। हर मैट्रिक्स पर ये एप्लीकेबल है। अभी आपने जो मैट्रिक्स देखी है, ये देखिए मैंने दिखाया था आपको, अभी जो मैट्रिक्स आपने देखी है उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट। हाँ, अभी जो आपने मैट्रिक्स देखी थी वो ये है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज करते हैं, जैसे कि ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया, इसका भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। ओके, ये मैंने इसका ट्रांसपोज पहले से हुआ था, इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दिया। तो एक बार और ट्रांसपोज मतलब रो को बना देंगे कॉलम 1 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 2 4। तो आप देखेंगे ये आपके पास वापस ए आ गया, एक ही मैट्रिक्स हो गई। तो यानी कि ये आपका पहला नियम, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, और इसको आप याद करिएगा। ओके, अब चलते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी के पास। ये है आपके सामने दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है के ए का ट्रांसपोज। के कोई स्केलर है, ए एक मैट्रिक्स है, और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसे ही लिखते हैं, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। स्केलर और मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं हम? देखो जैसे कि यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 1 2 3 4, तो यहां पर 2 जो है वो एक स्केलर है, और ये जो संख्या दे रखी है कंप्लीट 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, तो आप जब इन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर कंप्लीट ट्रांसपोज कर दूं तो इस दो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इस मैट्रिक्स पे फर्क पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो बात समझ में आ गई आपको कि अगर स्केलर दे रखा है तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है ट्रांसपोज का। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस में दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो a प्लस बी, अगर दो मैट्रिसेस प्लस में दे रखी हैं तो आपको क्या करना है उस केस में? उस केस में आपको यहां पर लिखना है इसका ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज।
बहुत सिंपल है कि अगर दो मैट्रिसेस को हम कंप्लीट होल को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टीज है, रूल है। अगर आपको किसी को डाउट है तो कोई भी दो मैट्रिसेस अपनी मर्जी से लीजिए, उनको जोड़िए, उनका ट्रांसपोज करिए, फिर उसका अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़िए, तो आंसर सेम ही आएगा। ओके गाइस, अब यहां पर आपको दे रखा है मल्टीप्लीकेशन। ऐसे जो प्लस में लगी है प्रॉपर्टी, वही सेम प्रॉपर्टी माइनस पे भी लगेगी, यानी कि ए को घटाएंगे बी के साथ, और अगर मैं इसका होल ट्रांसपोज चाहता हूं तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये कॉपी पे लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर में दो पार्ट है ये प्रॉपर्टी, फिर फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी लिखिए कॉपी पे, और लिखेंगे आप क्या कि अगर आपको दे रखा है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई और इसका ट्रांसपोज दे रखा है, तो पहले आप लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो मैंने कहा ये सारे के सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। किसी भी रैंडम ली गई मैट्रिक्स को या फिर किसी भी मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद ट्रांसपोज करिए या फिर ट्रांसपोज करने के बाद डॉट प्रोडक्ट कराइए, आंसर इक्वल आएगा। अगर आपने कहा कि सर क्या ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के होता है, मैं कहूंगा नहीं होता है, करके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ट्रांसपोज की चार प्रॉपर्टीज याद रखनी है। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, ये 20 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसमें फर्स्ट ए दे रखा है, बी दे रखा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो कंडीशन ऊपर बताई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। 21 क्वेश्चन जो है ये भी आपका होमवर्क है, वेरीफाई करके दिखाइए कैसे होगा, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो सॉल्व है, मैं अनसॉल्व कराऊंगा, उसमें भी यही है। आगे आगे आ जाता है आपके सामने 3.6, जो टॉपिक 3.6 है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। यहां दो नाम नए आते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो आप कॉपी पे लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं या सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करता हूं, तो उस केस में ये मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर और मैट्रिसेस का मतलब प्लूरल, ये दोनों की बात कर रहा है तो मैट्रिसेस बोलेगा। मैं एक को एक साथ लिख रहा हूं, दूसरे को दूसरे बार में लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो यानी कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक बोल रहा है, सिमेट्रिक का मतलब हो गया इसका ट्रांसपोज करेंगे और सेम बराबर आ जाएगा, मतलब सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर लिखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यहां लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे तो A इज इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज के होता है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर A इज इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज। ये दोनों बातें आपको कॉपी पे लिखनी है और याद भी रखनी है। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू इन्हें बता रखा है, आप समझ सकते हैं, इसे पढ़ लीजिए एक बार, जो चीज समझना है तो मेरे से पूछ लेना। ये दो डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बराबर ए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। आपकी मर्जी है, आप ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए लिख लो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हो। बात एक ही है, माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ तो पॉजिटिव है ही, ठीक है ना। तो ये पांचवी डेफिनेशन के बाद आगे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है। समटाइम्स ये चीज आपको वेरीफाई करने के लिए या शो करने के लिए भी आ जाएगा, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, आपको कहता है अगर ए को ए ट्रांसपोज के साथ जोड़ दें तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, और ये हमेशा होता है। देखो लिखा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ऐसा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, यानी 2x2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तुम्हारी क्लास में सिर्फ दो ही ये दो ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसने कहा कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी से ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब ये हमें कैसे पता लगा, तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये वाला प्रोसेस हम देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हम यहाँ पर ये थ्योरम फर्स्ट को डेरिव कर रहे हैं। हमने लिखा कि इसने बोला है कि A प्लस ए ट्रांसपोज, हमने इसे एक मैट्रिक्स B का नाम दे दिया, क्योंकि दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये सिमेट्रिक है,
यानी कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी सिमेट्रिक होगा, और बी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी बराबर बी ट्रांसपोज के होना चाहिए। बी बराबर बी ट्रांसपोज के हो गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कैसे हम प्रूफ करते हैं, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज का निशान लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज का निशान लगा देंगे। ये लगा दिया हमने ट्रांसपोज का निशान। उसके बाद हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई पॉजिटिव प्लस वाली। उसके बाद बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है। और ये संख्या क्या थी, ये देखिए आप गौर से, ये संख्या तो बी थी, तो बी ट्रांसपोज बराबर बी आ गया। और बहुत आसानी से आपने प्रूफ कर दिया, और करेंगे आप प्रूफ। ये देखिए इसने सॉल्व किया पूरा प्रॉपर तरीके से, इन्हें प्रॉपर्टीज की रेफरेंस भी दी है, ऊपर अभी आप लगाई है, और उसके बाद आपने इसे बता दिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इसी तरीके से इस थ्योरम के अंदर है कि अगर ए में से ए ट्रांसपोज को घटाएंगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। एक नाम दे दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है, इसे प्रूफ कैसे करना है, आप लेट कर लीजिए कि सी मैट्रिक्स बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब अगर मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज करना है तो यानी कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस का ए ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज। बहुत सिंपल है। उसके बाद आप लिखेंगे सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए, है ना, ये वाली संख्या ए बन जाएगी। अभी प्रॉपर्टी तो बताइए आपको, अगर दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा आपके पास ए माइनस का ए ट्रांसपोज, यानी कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। आप गौर से देखेंगे ये संख्या क्या थी, ये तो हमारा सी था, तो माइनस का सी आ गया, तो सी ट्रांसपोज बराबर माइनस सी, और दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने ये चीज यहां पर डेरिव कर ली कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी लिखा है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी मतलब ए की जगह कोई भी नंबर लिखो, बी की जगह कोई भी नंबर, ए की जगह कोई भी नंबर लिखो, उसका ट्रांसपोज करो और जो भी आंसर आएगा वो बी बनेगा, और फिर अपने आप ही वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। चलो इसको बात को हिंदी में समझते हैं, जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक छोड़िएगा नहीं। देखिए मैंने कहा ए एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, बहुत सिंपल है। अब आपसे पूछ रहा है इज ए सिमेट्रिक, आपसे पूछ रहा है क्या ये सिमेट्रिक है। तो आपने कहा सर अभी चेक कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज करते हैं और रो को बना देते हैं कॉलम, यहां पर रो को बना देते हैं कॉलम। तो अब आप देखेंगे क्या ये वाली और ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है। मैंने तो रो को कॉलम बनाया था, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया था, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिली, यानी कि ए बराबर ए ट्रांसपोज के मिली। तो हम कहेंगे यस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि ये वाली मैट्रिक्स बताइए, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिख ली मैंने ए और लिख दिया 1 2 3 4, और मैंने आपसे कहा इज दिस मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स, तो आप कहेंगे सर अभी चेक करके बताएंगे। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, और आप देखेंगे ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज के। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि ये इसके सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने आपसे कहा अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आप सिमेट्रिक बनाइए, यानी आप ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। आप कहेंगे सर बड़ी समस्या है ये, तो कोई भी मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख देंगे और आप हमसे सिमेट्रिक पूछेंगे तो कैसे बनेगी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो उस मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, यानी ए में जोड़ दीजिए ए का ट्रांसपोज। अगर ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जोड़ना आपको आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। अब गौर से देखिए ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ये मैंने कर दिया ट्रांसपोज, तो देखिए रो को बना दिया मैंने कॉलम, और ये सेकंड रो को बना दिया मैंने सेकंड कॉलम, और ये दोनों बिल्कुल सेम आएगी। यानी कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी से लीजिए, जैसे मैंने लिया, और अगर या तो वो सिमेट्रिक होगी या आपके पास इतनी अब पावर आ गई है कि आप उसे सिमेट्रिक बना सकते हो। थ्योरम समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से माइनस कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आपको पता लगा कि दो मैट्रिसेस जोड़ देते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्पेशली ध्यान रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स, बार बार बोल रहा हूं, ये 1 2 3
4 5 6 इस पर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें रो 2 है 3 कॉलम है। जब तक रो और कॉलम सेम नहीं होते वो स्क्वायर नहीं कहलाता। हर बात को बहुत बारीकी से समझना, बोर्ड के एग्जाम को फेस करने वाले और वो आपको फंसा देगा आपको क्वेश्चन में। याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बुक्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तभी हमारे नॉलेज क्लियर हो पाएगी या फिर कंफर्म हो पाएगा कि हाँ पेपर सही जाएगा, तो मैं उनके लिए बता दूं यहाँ पर कि एक्स्ट्रा बुक की जरूरत बाद में है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर इसने स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन किया है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाली कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है। यहां पर थ्योरम सेकंड दे रखी है। क्या दे रखी है? मैंने कहा कि इफ एनी मैट्रिक्स ए इज गिवन, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर लिख लेना, वैसे तो मैंने मेंशन किया स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी गिवन है तो मैंने कहा कि अगर मैं ए को ए में जोड़ देता हूं तो वो सिमेट्रिक बन जाती है, अगर ए को ए में घटा देता हूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ये है आपके पास सिमेट्रिक और ये है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक को भी जोड़ दिया तो क्या मिलेगा आपको? तो आपने कहा सर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं थी, ये मिलेगा हमें, इससे ये कैंसिल हो गया तो 2a। यानी कि अगर मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा हमें? 2a मिलेगा। मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल क्लियर है। कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी से लीजिए, रैंडमली लीजिए, जैसे मैंने अभी ये लिया था, आप उसे उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़िए, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही कहलाएगी, यानी कि उसका ट्रांसपोज बराबर ही आएगा। अगर उसे घटाएंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगी। कोई सी भी ले लीजिए, 2/2 की या 3/3 की। अगर मैंने कहा सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। और अगर मैंने आपसे कहा, क्या कहा? अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो a निकल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया है यहां पर। देखो ये थ्योरम सेकंड क्या कहता है? a इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी a क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ होता है और स्क्यू सिमेट्रिक का हाफ होता है और इसे जोड़ दिया जाता है। यानी कि a इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, और उसके बाद प्लस का हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ये बात एक नई थ्योरम में आ गई है और वो यहां पर साबित कर दिया कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसमें जोड़ दूं उसके ट्रांसपोज में और उसके बाद उसका हाफ कर दूं, वो सिमेट्रिक बना, फिर घटा के हाफ करूं स्क्यू सिमेट्रिक बना, दोनों को जोड़ूंगा तो ए आ जाएगा। ये थ्योरम बन चुकी है, आपने यहां पर साबित कर दिया है, फिनिश हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पास। देखिए यहां पर कहता है एक्सप्रेस बी एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम को इस बी से एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो मैंने आपको क्या बताया कैसे एक्सप्रेस करना है? पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। तो ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज किया ये इसने, उसका जोड़ने के बाद हाफ किया, ये आ गया आंसर। उसके बाद इसका जो ट्रांसपोज किया था उसका फिर यहां पर जोड़ने के बाद हाफ किया, ये तो आ गया आपके पास सिमेट्रिक, और घटाने के बाद हाफ किया वो आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इन्हें चेक भी करके दिखाया ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। और उसके बाद इसको कहता है इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखो इन दोनों को जोड़ा तो आंसर ये आया और ये बी ही था। यानी कि जो आपको ऊपर बताई है कंडीशन, उस कंडीशन को इसने साबित करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। मैं आपको एग्जांपल्स जो हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल है, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी किसी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर लिखी हुई है तो मैं जरूर बताऊंगा और आपको भी वो पढ़ना है। और जो चीज आपको समझ नहीं आती है, बी फ्रैंक, आप मुझसे पूछेंगे, आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्केल क्या है, वो अच्छा क्वेश्चन होगा या बुरा, या फिर आप कई बार बच्चे सोचते हैं इतनी छोटी सी बात हम क्यों पूछें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई चीज रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन या दिस एक्सरसाइज आपके दिमाग में कुछ आया है, तो फ्रैंकली आप मुझसे पूछेंगे जरूर। ओके, जब आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पूछना है। इसका मैंने बताया कि इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है इस बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। उसमें इससे रिगार्डिंग जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसके डाउट्स डिस्कस होते हैं हमारे। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 3.3 एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 3.3 एक्सरसाइज में कहता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
ट्रांसपोज करना है, बड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं आपको। देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और ये सॉल्यूशन है। तो आप लेट कर लीजिए ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 एंड देन 1/2 एंड देन -1। ये आपने ए लेट कर लिया। आपको कहता है सिर्फ ट्रांसपोज करके दिखाइए सर, तो ये हमने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया और रो को कॉलम बना दिया, यानी कि जो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है इसको रो मैट्रिक्स बना दी। 5 1/2 -1, कितना आसान है, ये आंसर आ चुका है। आप इसे मैच कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, उसके बाद आगे आपसे सेकंड क्वेश्चन की बात करता है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए भी दे रखा है बी भी दे रखा है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कहता है पहले ऐड करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, और यहां पर कहता है पहले ट्रांसपोज करो फिर ऐड करो। तो ये भी आपका होमवर्क है, आपको ऐड करना आता है। अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। अगर आपको ट्रांसपोज करना नहीं आता है तो मैं अभी बता चुका हूं इस एक्सरसाइज में कि रो को कॉलम बना देते हैं, पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज करेंगे। यहां पर पहले ट्रांसपोज करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो अलग अलग काम है, वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज करेंगे, यहां पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसी तरीके से यहां पर पहले आपको दे रखा है ए और बी, अलग मैट्रिक्स दे रखी है, ऐड करके ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज। इसे वेरीफाई करने का काम आपका है, आप कर सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी डाउट है या आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, आपका वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, आपको पता चल जाएगा क्या गलती आपने की है। ओके, इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन आपको करना है। ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है, गौर से देखो, निशान इग्नोर मत कर देना, ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। तो देखो चौथा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो आपको ए प्लस का 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने कहा, अभी तो हमें प्रॉपर्टी बताई थी सर आपने कि प्लस में आप करते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस का 2, तो एक कांस्टेंट है, स्केलर कहते हैं इसके, स्केलर। तो ये 2 जो है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। फिर बी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या चीज गिवन है? ए की ट्रांसपोज गिवन है, बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई? बी का ट्रांसपोज निकालेंगे -1 0 1 2। देखो रो को मैंने कॉलम बना दिया, और यहाँ पर ए का ट्रांसपोज गिवन था तो मैं यहाँ पर ए का ट्रांसपोज रख दूंगा -2 3 1 2 और प्लस का 2, और बी का ट्रांसपोज अभी निकाला है -1 1 0 2। तो आप इसे कॉपी पे मेरे साथ साथ करिएगा, और जो मैंने होमवर्क कहा है करने के लिए, इस वीडियो को आगे मत करिए, पहले आप उस होमवर्क को करिए देन आगे बढ़िए। जो स्टूडेंट्स इस पैटर्न से चल रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी कि आपको वीडियोस पूरी देख के फिर एक दिन निकालेंगे होमवर्क करने का, ऐसा मत करिए। मैंने जो ऊपर क्वेश्चन ये छोड़ दिए हैं, अगर आपने कर लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज करिए, पहले यहां तक पहुंचिए, अपनी कॉपी पे यहां तक करिए, तब आगे बढ़िए। वीडियो को फिर से देखिएगा, ओके, और यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा 5th क्वेश्चन से। तो यहां तक क्वेश्चन खुद करिए पहले। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे? अंदर 2 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, -2 3 1 2, और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 2 0 4, और फिर इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आंसर आएगा -4 5 एंड 1 एंड देन उसके बाद 6। अगर ये आंसर आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, ये देख लेना कि आपका जो आंसर शीट पीछे दे रखी होती है एनसीईआरटी में, उससे मैच कर रहा है कि नहीं। हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आपने अगर सही करी है तो उसे ही फॉलो करिएगा। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो समटाइम्स हो जाती है, हम इतना कि मतलब केयरलेसली थोड़ा काम करते हैं, इतना केयरफुली इतना नहीं देखते कि कोई सी ऐसे सम है, हमें कॉन्सेप्ट बताने पर फोकस करना होता है। ओके, तो अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है जोड़ने और घटाने में, तो उसे आप खुद सही कर सकते हैं, तो कर लीजिए, मुझे नोटिस करा देना कि कहाँ मेरी मिस्टेक हुई है और खुद से सही कर लेना। ओके, अपना गलत नहीं करिएगा कि आपको कॉपी थोड़ी करना है, चीजें सीखनी है आपको। ठीक है, तो अभी हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 5वें क्वेश्चन में कहता है फॉर अ मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वेरीफाई करना है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी आती है? चलो मैं सिखा देता हूं दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करिए और उसके बाद पहले क्वेश्चन को खुद करिए, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। जिसको आता है वो खुद से करे, जिसको नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है आपको? 1 -4 एंड 3। आपको बी दे रखा है, बी की मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको? -1 2 एंड 1। ओके, आपको कहता है ए बी की मल्टीप्लाई करानी है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? इस ए मैट्रिक्स के अंदर आपके सामने 3 तो रो है, आप देखेंगे, एक कॉलम है
उसके बाद यहाँ पर बी मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और 3 कॉलम है। जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, इसका मतलब उसने लास्ट का जो हमारा होमवर्क था या लास्ट वीडियोस जो हमारी थी वो उन्होंने नहीं देखी है। पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, जो हमारी 12th क्लास की पढ़ाई चल रही है, तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट पहले लेक्चर से लेकर सारे लेक्चर्स देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। बीच में से देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो इसका मतलब अगर आपने नहीं किया है तो इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे सही से। ये देखिए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है। नियम तो कहता है अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके ऑर्डर क्या होंगे, जो बचा हुआ है वो ऑर्डर बनते हैं। तो बचा हुआ क्या है भाई, 3/3 बचा हुआ है। ये नियम याद रखना, ये प्रॉपर्टीज कभी कभी यूज हो जाती है कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके ऑर्डर क्या होंगे, जो बचा हुआ, यानी पहली मैट्रिक्स का रो, ये देखिए रो है, और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा -1। फिर उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास +4। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो आएगा आपके पास -3, एंड थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो 6 आएगा। थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 3 आएगा। तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है इसका ट्रांसपोज। गौर से देखिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो अब ए बी तो आ चुका है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज तो कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, रो को बना दीजिए कॉलम, यानी कि -1 2 और 1। यहाँ पर 4 -8 और -4, यहाँ पर -3 6 और 3। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपसे कहता है कि बी का ट्रांसपोज करिए और फिर ए का ट्रांसपोज करिए। तो बी का ट्रांसपोज कहाँ है, बी तो ये है, तो बी का ट्रांसपोज मैं यहां लिख देता हूं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा -1 2 एंड 1, और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -4 और 3। और देखो इसने पहले बी बोला है, पहले ए लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, चेक करके देख लो। देखो पहले आपने ए का ट्रांसपोज लिखा, फिर बी का ट्रांसपोज लिखा। तो ए के ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो ए की मैट्रिक्स जो है उसके कितने ऑर्डर है, 1 × 3। बी की मैट्रिक्स उसके कितने ऑर्डर है, 3 × 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी, और वो मैट्रिक्स जो है इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये बराबर नहीं आ सकता। आप कोशिश तो करेंगे, बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी नहीं है और आपकी कोशिश भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, जो रूल है, जो प्रॉपर्टी है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां पर आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखना है। वही सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 रो एंड 1 कॉलम, यहां पर 1 रो एंड 3 कॉलम। क्लियर है ना। उसके बाद आप फर्स्ट रो की कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये आपके पास रो है फर्स्ट, ये है आपके पास कॉलम है फर्स्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। फिर रो की कॉलम सेकंड में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3। फिर उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे 2। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई -8। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे 1। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई -4, और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3। आप गौर से देखिए, क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। कितना आसान था और कितनी जल्दी वेरीफाई हो गया। आप जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। इस वीडियो को पॉज करिए, अगला क्वेश्चन वेरीफाई करके दिखाइए। अगर हो जाता है वेरीफाई, बहुत अच्छा है। अब अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। देखिए, अब जल्दी से उसे करिए सॉल्व। ओके, ना वो वाला क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर लिया होगा, अब आप आए हैं दोबारा से। तो देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई करके दिखाओ कि ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखो इस पर हम आगे के इसके बेस पर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहाँ वेरिफिकेशन पूछ रहा है, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कराते हैं तो आइडेंटिटी के बराबर आता है। अब कहेंगे सर यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्वेश्चन आप करके दिखा दीजिए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, आपको पहला पार्ट, दूसरा आपको खुद करना है। ओके, तो आपको ए मैट्रिक्स मेरे साथ साथ लिखनी है। आपको लिखना है कॉस अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ साफ,
ये है आपके पास ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। ओके, ये जल्दी से लिखिए, मेरे साथ साथ काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे है आपके पास ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा, फिर उसके बाद ये वाला साइन जो है नीचे आ जाएगा, साइन अल्फा, एंड देन माइनस साइन अल्फा, और उसके बाद कॉस अल्फा। अब आप कहेंगे सर कौन सी मैट्रिक्स आगे रखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज आगे है और ए की मैट्रिक्स पीछे है। ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आगे दे रखी है और ए की मैट्रिक्स पीछे दे रखी है, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, ये हमने इसके ट्रांसपोज को लिखा, 2 सेकेंड, ये हमने यहाँ लिख दिया इसका ट्रांसपोज। आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आई हैव इन टेक्नोलॉजी, और ये हमने लिख दिया ए, ठीक है। तो ट्रांसपोज को हमने आगे कर दिया और ए को हमने पीछे कर दिया, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, ये आपके सामने ए ट्रांसपोज है और ये ए है, ठीक है ना। इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन कराई जा सकती है आराम से। ओके, तो यहां पर देखिए क्या करना है, ए ट्रांसपोज आगे हो गया और ए पीछे। आपको भी अपनी कॉपी पे ए ट्रांसपोज आगे लिखना है, ए को पीछे लिखना है। अब आपको ए ट्रांसपोज इनटू ए करा के देखना है, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, जो ये ने कहा है वो आना चाहिए। ओके, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। आप देखेंगे इसके 2 बाई 2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं ऑर्डर, और इसके 2 बाई 2 के ऑर्डर से रखे, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, यानी मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर, उसके ऑर्डर क्या होंगे, 2 बाई 2 के होंगे, बिना कराए हमें पता चल गया 2 बाई 2 के ऑर्डर होंगे। तो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो जल्दी से मेरे को फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में करा के दिखाइए। कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस फिर माइनस का साइन अल्फा की माइनस का साइन अल्फा में होगी तो माइनस और माइनस प्लस होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन आपको सेकंड कॉलम में करानी, ये है कैसे कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, देखो पहले कॉस अल्फा की मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा में कराएंगे, तो कॉस अल्फा की मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, आगे बढ़ेंगे, कॉस के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन अल्फा, और यहां नीचे जाते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यानी कि साइन अल्फा की मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा में करानी है आपको। देखो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया, साइन अल्फा की कॉस अल्फा में, और बीच में निशान तो प्लस का लगता है, लेकिन माइनस का साइन अल्फा है और प्लस का कॉस अल्फा है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का यहां पर लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख लीजिए इसे, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ी सी जगह बना ली हमने, कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस में, ठीक है ना। अब ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस तो माइनस होता है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। देखो मल्टीप्लिकेशन है दो संख्याओं की, दो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो एक ही बात होती है, यानी यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा है या साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, तो इसे आप कट कर देंगे, हटा देंगे ना। तो अभी फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दे रखा है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई कराना जल्दी से सीखिए, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में कराएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस का साइन अल्फा में कराएंगे तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर उसके बाद साइन अल्फा की मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे ना, इसमें साइन अल्फा में तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में कराएंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं ये देखने में ट्रिग्नोमेट्री तो लग रही है आपको, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री देखने में लग रही है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे हो सकती है भाई, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे हो सकती है। अब आपको बस इतना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 10th क्लास में आपने पढ़ा था 1 होता है, और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएंगे, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा 0 आएगा, और ये होता है 1। बस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और ये आइडेंटिटी आंसर आ गया। तो क्या समझ में आया आपको, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं या मेरे से पहले कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पहले कर लीजिए, इस वीडियो को स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए।
समझ में आता है कि आगे आपको बढ़ने के लिए आपको पहले क्वेश्चन खुद करना है। अब आपको मैंने यहाँ पर होमवर्क भी देना है, तो होमवर्क सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसे खुद करके दिखाइए। अभी पॉज करिए, इसे खुद करिए, वेरीफाई हो जाएगा डेफिनेटली और आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में कहता है शो करके दिखाइए ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भाई अब आप तो शो तो कर लोगे, इसका जस्ट ट्रांसपोज कर दीजिए। मैं कर दूंगा तो आप कहेंगे सर आसान क्वेश्चन आप करा रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप इसका ट्रांसपोज करिए, किसका? आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए। देखिए दोनों मैट्रिसेस को दोनों सेम आएंगी, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। हो गया शो। कहता है शो करके दिखाइए कि ए मैट्रिक्स जो है ये क्यों सिमेट्रिक है। अब आप पहले तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ जाएगा ट्रांसपोज, फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, यहां भी और यहां भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये मैट्रिक्स और जो ये मैट्रिक्स है इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला पार्ट ए बराबर माइनस के ट्रांसपोज के, तो इससे ए सिमेट्रिक सो हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या कहता है आगे क्वेश्चन में, देखो क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में, कहता है वेरीफाई करके दिखाइए। ये देखिए यहां पर कहता है क्वेश्चन में कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने बताया आपको कैसे वेरीफाई करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसको। देखिए सबसे पहले आपको 8th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स लिखनी है और लिखना है 1 5 6 7। फिर कहता है ए का ट्रांसपोज निकालिए, ये निकाल दिया जी ए का ट्रांसपोज 1 5 6 7। उसके बाद कहता है ए को ए ट्रांसपोज में जोड़ दीजिए, तो ये मैंने जोड़ दिया। एक को एक में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 को 6 में जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 6 को 5 में जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 7 को 7 में जोड़ेंगे तो 14 आएगा। अब आपको ये मैट्रिक्स को लेट कर लेना है, एक नाम दे देना है बी मैट्रिक्स। ये आपने बी मैट्रिक्स लेट कर लिया, 2 11 11 14, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको पूछ रहा है कि बी मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए बी का ट्रांसपोज करना जरूरी है, तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो को बना दिया कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम। और जब हमने चेक किया तो ये दोनों के दोनों इक्वल मिले, तो हम लिखेंगे सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत आसान है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, अगला वाला क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक का है। सिंपल है, आप पहले घटाएंगे, माइनस से इसे सी मान लेंगे, फिर उसके बाद इसे सी मान लेंगे, फिर उसके बाद इस सी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे राइट में जो मैट्रिसेस है वो इक्वल आएगी। अगर आ गई तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तरीका समझ में आ रहा है? जल्दी से पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। देखिए अब 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। कहता है ए आपको ये फाइंड करना है और ये आपको फाइंड करना है, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैट्रिक्स आपके सामने है, जोड़ना घटाना आपको आता है, हाफ कर दीजिए, फाइंड हो गया। अगला क्वेश्चन भी यही है, एक्सप्रेस करके दिखाइए। कहता है द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि आपको ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़ है, इसे करके दिखाइए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है तो क्या करना है? हालांकि मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, और एग्जाम्पल आपने अगर पढ़ा होगा तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर लीजिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन है जिसमें मेरी जरूरत कम ही पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर कराऊंगा जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूं, मैं कहता हूं लेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 5 1 -1, मैंने मान लिया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 5 1 -1। यहां तक की बात समझ में आती है? हम लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए प्लस का ए ट्रांसपोज। बहुत सिंपल है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स बनाने के लिए उसी के ट्रांसपोज में उसको जोड़ देते हैं। तो आप जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 होता है, 1 और 5 6 होता है, -1 -1 -2 होता है। अब ये एक सिमेट्रिक है, हमें तो पता नहीं लग रहा है ये सिमेट्रिक है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे? अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले हम हाफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभी तो बताया था कि a बराबर हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ये बना दिया कि सिमेट्रिक है, मैं इसका हाफ करूंगा तब भी तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी, तो मैं इस तरफ भी हाफ कर देता हूं a प्लस ए ट्रांसपोज, और इस तरफ भी हाफ कर देता हूं, तो जगह 9 6 6 -2, हाफ करूंगा तो कितना आएगा 9/2, यहां पर कितना आएगा 6/2 3, 6/2 3 माइनस का,
ये आपका आ गया हाफ, तो इसे लेट कर लेना, ये मैट्रिक्स बी मान लीजिए। अब ये मैट्रिक्स बी आ गई, लेकिन मुझे इस पर शक है कि सिमेट्रिक है क्या नहीं है। मैंने लिखने से थोड़ी सिमेट्रिक हो जाएगी, ये तो होता ही है। तो हम लिखेंगे बट बी इज, बट इफ बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अगर ये सिमेट्रिक है तो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो देखिए बराबर है ना, B का ट्रांसपोज कर दीजिए 9/2 3। देखो ना, ये रो को मैंने कॉलम बना दिया, 3 और -1 बराबर मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब सो B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। आपने मेरे साथ इतना काम कर लिया। अब उसके बाद आपको बी को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक तो आपने बना दिया, तो स्क्यू सिमेट्रिक देखो कैसे बनेगी, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर लिखेंगे 4 स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या बताना है स्क्यू सिमेट्रिक में, A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले घटाइए, 3 में से 3 गया 0 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 1 में से 5 गया -4 बचा, -1 में से माइनस गया तो 0 बचा। अब आप हाफ से मल्टीप्लाई करा दिए, क्योंकि आपको मैट्रिक्स एक्सप्रेस करके दिखानी है ना, आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी निकालनी है। A माइनस का ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 4 -4 0, और ये आ जाएगा आपके पास 0 2 और -2 0। कितना आसान हो गया। इसका एक नाम रख देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं। लिखेंगे C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखो रो को मैंने कॉलम बनाना है, जो 0 2 और -2 0। आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 0। आप गौर से देखो, सब में माइनस की मल्टीप्लाई करा दी। ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो सेम है। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, साफ साफ मैनेज कर लो, आप बिल्कुल क्लियरली देख लो। ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा -2, ये भी है -2, ये रहा 0, ये रहा 0। सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। और अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो C बराबर माइनस का C ट्रांसपोज है। लिखेंगे हेंस या फिर सो C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि C एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ते हो, अगर आप C को B प्लस C अगर कर लेते हो, B प्लस C, B एक सिमेट्रिक है और C एक स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर जोड़ते हो तो इसका आंसर A के बराबर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। B मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, B मैट्रिक्स आपके पास ये थी 9/2 3 3 -1, 9/2 3 3 -1। उसके बाद प्लस C मैट्रिक्स कौन सी थी भाई आपके पास, C मैट्रिक्स ये थी 0 2 -2 0, 0 2 -2 0। अगर इन दोनों का जोड़ जो है वो A मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, 9/2 को अगर मैं 0 के साथ जोड़ता हूं तो 9/2 आएगा, फिर 3 को जोड़ता हूं अगर मैं 2 के साथ तो 5 आएगा, 3 को -2 के साथ जोड़ूंगा तो 1 आएगा, और -1 को 0 के साथ जोड़ूंगा तो -1 आएगा। अब हमारे पास A मैट्रिक्स क्या दे रखी थी, A मैट्रिक्स तो ये नहीं दे रखी थी, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे से। तो वो गड़बड़ क्या हुई है, वो गड़बड़ हुई है C मैट्रिक्स तो आपके सामने ये हो गई हाफ, और B मैट्रिक्स हो गई आपके सामने 9/2, तो गड़बड़ हुई है भाई कहीं पर। अभी चेक कर लेते हैं गड़बड़ कहाँ हुई है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 5 1 -1, ये था क्वेश्चन नंबर A। ये 3 5 1 -1, अच्छा ऊपर वाला A ले लिया क्या मैंने, हाँ ऊपर वाला A ले लिया, सॉरी गलती हो गई। ये मैंने 8वें क्वेश्चन का A ले लिया, ये आपने याद नहीं दिलाया, ये मैंने 8वें का A ले लिया, ये गलती हो गई मेरे से। 10वें का A लेना था, 10वें का A ये है, 10वें का A ट्रांसपोज ये है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर लिखेंगे 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो, अरे नहीं ठीक तो लिया है, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, तो A माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया इसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपके पास C है, ये है आपके पास C। ओके, C है 0 2 -2 0, 0 2 -2 0, और B की वैल्यू आपके सामने है, B की वैल्यू भी सामने देखनी है। 3 और 3 9 नहीं होते, 3 और 3 6 होते हैं, यहाँ गड़बड़ करवा दी ना मैंने कहा, कैलकुलेशन मिस्टेक करवा देते हो आप। देखिए अभी बता देते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हुई है, आप ठीक करिए इसे।
क्या गड़बड़ हुई है, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 3 9 कर दिया मैंने, जो कि गलत कर दिया। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। सही कर लीजिए। अगर मेरे को कॉपी कर रहे थे आप, वो भी ब्लाइंडली कॉपी कर रहे थे, आपने दिमाग नहीं लगाया, तो अभी आपको पता लग गया ना गलती क्या हुई है। 6 आया, 6 आया तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये आ गया 3, और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ओके, समझ में आ गया। तो ये आप जोड़ देंगे इसे, तो 3 में ये 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 0 = 3। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ये रहा आपके पास 3। ये देखिए, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 0 3। तो 3 5 1 -1, यहाँ पर देखिए 3 5 1 -1। ओके, मैच कर रहा है, बिल्कुल क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्यूशन नहीं आया है आपको इसका, तो इसे एक बार ढंग से देखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, देखने का काम आपका है, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम आपका है। तो मैंने आपको पहला वाला पार्ट कराया है, कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करिएगा प्लीज, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको करना है। अब मैं आपको 11 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसे ढंग से देख लीजिए। 11 क्वेश्चन में क्या करना है, एंड देन 12 एंड देन फिनिश। देखो क्या कहता है आपसे 11 क्वेश्चन के अंदर। यहां पर मैं 11 क्वेश्चन करने वाला हूं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या करना है, कहता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है। सो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। सोचो ना कि अगर ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें ये बात भी पता है कि अगर सिमेट्रिक है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज के होगा और बी बराबर बी ट्रांसपोज के होगा। कहता है देन फाइंड, ये बताइए ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक का ऑप्शन दे रखा है, सिमेट्रिक का ऑप्शन दे रखा है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और जीरो और आइडेंटिटी। लेकिन मुझे ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना होता है तो ट्रांसपोज की जरूरत होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके सॉल्यूशन में जब लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अपनी मर्जी से ट्रांसपोज लगा दूंगा। माइनस है तो मेरे को माइनस वाली प्रॉपर्टी पता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है तो मेरे को मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी पता है, पहले बी ट्रांसपोज करेंगे फिर ए ट्रांसपोज, यहाँ पर पहले ए ट्रांसपोज करेंगे फिर बी ट्रांसपोज। आप देखेंगे तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है ए, माइनस का ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। आप अगर इनमें से माइनस को कॉमन ले लें तो जो माइनस वाला ए बी है ये आगे लिख लीजिए, और जो प्लस वाला ए बी है इसे पीछे लिख लीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट में यही लिखा हुआ है, देख लो आराम से, बिल्कुल लेफ्ट में यही लिखा हुआ है। यानी कि अगर ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसे मैं सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं तो सी ट्रांसपोज बराबर माइनस का सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कौन से मैट्रिक्स से सॉल्व मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब 12वें क्वेश्चन को करने के बाद हम इसे फिनिश कर देंगे। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो जल्दी से पॉज करिए और इसे साथ साथ, पहले तो मेरे साथ साथ ही कॉपी करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग से सॉल्व करेंगे, पहले मेरे साथ साथ लाइन वाइज लाइन आपको कॉपी करना चाहिए। पहले देखेंगे फिर कॉपी करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में आपको कहता है ए एक मैट्रिक्स है, ये रही ए मैट्रिक्स, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। यहां आगे कहता है आपसे कि ए का ट्रांसपोज ए में जोड़ना है, तो पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, कॉस अल्फा, यहां कर लेते हैं, साफ साफ कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपके सामने, साफ साफ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप मेरे से पहले करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए और फिनिश। आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। आप लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और उसके बाद कॉस अल्फा, आपने लिख लिया।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और आइडेंटिटी के बराबर रखना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, इसने खुद कहा है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है, तो आप इसे जोड़िए। जोड़ना आपको आता है, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, फिर साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा को जोड़ेंगे तो 0, फिर कॉस अल्फा और कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, और इक्वल हो जाएगा ये 1001 के। आप कंपेयर करेंगे तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, आप देखो 1/2 की अगर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू नहीं पता है 10th क्लास में जो आपने पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी, तो कोई बात नहीं, यहां पता कर लीजिए 1/2 की वैल्यू कॉस की होती है कॉस 60 डिग्री, यानी कि π/3, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी, और π/3 जो है इसका बी ऑप्शन है, आप देख सकते हो इसका बी ऑप्शन मैच करेगा, ये आपका 12th क्वेश्चन का बी ऑप्शन π/3। ओके, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है बेटा, आपको समझ में आ गया 12वां क्वेश्चन तक कैसे करना है, और आई थिंक अब तक आपने सारे क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे। जिसने इस पैटर्न से सॉल्व नहीं किए हैं, जो पहले वीडियो देख के फिर सॉल्व करना चाहता है, प्लीज स्टूडेंट्स मेरी बात को मानेंगे, क्योंकि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है अगर वो आप नहीं लेंगे, अगर उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से आप प्रॉपर पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स कंप्लीट लेना है, कंप्लीट करना है और बोर्ड का पेपर देना है जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको मेरी बात थोड़ी सी माननी होगी कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क छोड़ेंगे नहीं। आप वन शॉट में ये वीडियो मत देखिए, किसी ने नहीं कहा देखने के लिए, आप 2 बार में देख लीजिए, 3 बार में देख लीजिए, लेकिन जब भी देखेंगे तो आप काम साथ साथ करेंगे। ओके गाइज, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे। ये क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो एक्सरसाइज बड़ी होगी, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये देखिए, हम पहले शॉर्ट में जो है ये 2x2 के क्वेश्चंस कराते हैं, यानी कि 14 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये 14 क्वेश्चन। दूसरी बार में इसके बाकी के 3x3 के क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये 2 पार्ट में वीडियो फिनिश होगी, और ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए इसे करने के लिए। जिसने ये एक्सरसाइज कर रखी है, जिसने एग्जाम्पल पढ़ के ये एक्सरसाइज समझ ली है, तो वो पहले कर ले मेरे से। ओके गाइज, आज की क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।